कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में मुझे आज एक बात कहनी पड़ रही है। हर लर्निंग जरूरी नहीं है कि आपका इल्म भी हो और आपकी लर्निंग भी हो। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद आती है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं। विदाउट प्रायोरिटाइजेशन दुनिया में कोई भी शख्स टाइम मैनेज कर ही नहीं सकता। हम इंजीनियर्स हैं, क्रिएटिव लोग बैठे हैं, हमारा पहला काम ही यही होता है कि हम स्पेसिफिकेशन को समझें और कहें कि यार नाउ दिस इज माय टास्क। गुड टू सी दिस एवरीवन। आप एक पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हो, अपनी लाइफ को देखते हो, एक खास पर्सपेक्टिव से आप कंपनी को देखते हो। जो भी शख्स जिस भी कंपनी में काम कर रहा होता है वो एक खास पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। वो जहां बैठता है, जिन लोगों में बैठता है, जो चीजें नजर आती हैं उस पर्सपेक्टिव से देखता है। फिर एक शख्स होता है जो एक ऐसी सीट पे बैठा होता है जो सबको देख रहा होता है, और वो बेहतरीन तरीका क्या होता है उस ब्रॉडर विजन को कम्युनिकेट करने का, वो बेहतरीन तरीका ऐसे सेशंस है। वी गोना टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। सेल्फ मैनेजमेंट। अगर सेल्फ मैनेजमेंट को हम इंप्रूव कर सकें, ऐसा नहीं है कि आई एम द चैंपियन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, बट आई से दैट लिटिल बेटर। मैं काफी चीजें सीख रहा हूं, तो जो मैं सीख रहा हूं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और हो सकता है मुमकिन है कि आपको उससे पहले ज्यादा आता हो, तो इट्स ओके, थोड़ी री हो जाती है। सेल्फ मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। हमारी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है सेल्फ मैनेजमेंट की। हम डे टू डे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें क्लैरिटी नहीं होती कि यार इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इनिशिएटिव्स लेना, डिसिप्लिन के साथ अपने काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ, और उसको इम्प्रूव करते चले जाना। आसान वर्ड में हम इसे सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। पहला जो वर्ड टच करता है सेल्फ मैनेजमेंट को, वो इनिशिएटिव। और सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर 4 से 5, 3 से 4, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जो सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन। दूसरा कंपोनेंट इसका है ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। तीसरा इसका कंपोनेंट है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। ये मैं अगर सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इसके। और चौथा हम ऐड कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। डायरेक्टली कनेक्टेड है सेल्फ मैनेजमेंट के साथ। अब ये पेयर्स में क्यों आ रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। ट्रस्ट मी, विदाउट प्रायोरिटाइजेशन दुनिया में कोई भी शख्स टाइम मैनेज कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इसे नहीं कहते कि आप सुबह ऑफिस में आएं या सुबह उठें या अपने कारोबार में जाएं और एक लिस्ट बनाएं कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं ये काम करूंगा, वो इतनी देर का है, इतने बज के इतने मिनट में मैं ये काम करूंगा, वो इतनी देर का है, आज मैं ये अचीव करूंगा, कल मैं ये अचीव करूंगा, और ऐसे ऐसे करूंगा, और आप उसको वो करते हो। 8 बजे का टाइम है ऑफिस का, तो आप 8 बजे पहुंचते हो। 7 बजे घर जाना है तो 7 बजे आप घर जाते हो, ब्रेक के टाइम पे ब्रेक लेते हो, और इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कह सकते। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बाज़ औक़ात यू आर इन लोग रैट रेस में चले जाते हैं, एक एक डेड लूप में चले जाते हैं, और हम उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूं और मैंने अपनी प्रायोरिटाइजेशन एक लिस्ट बनाई, उसके ऊपर जो टास्क रखा उसकी लो प्रायोरिटी थी, और डे एंड पे जो टास्क रखा उसकी हाई प्रायोरिटी थी, दोनों अपने टाइम पे एग्जीक्यूट हुए, तो क्या टाइम मैनेजमेंट हो गया? तो आप तो प्रोडक्टिव नहीं हुए, टाइम तो मैनेज हो गया, आप तो प्रोडक्टिव नहीं हुए। टाइम मैनेजमेंट के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मकसद टू मी इज दिस: इट इज नॉट क्रिएटिंग योर स्केड्यूल, इट इज मेकिंग योर टाइम मोर प्रोडक्टिव, गेटिंग मोर थिंग्स डन इन लेस टाइम। ज्यादा से ज्यादा काम करना कम से कम टाइम के अंदर। अब इसके अंदर भी एक और कंपोनेंट ऐड होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव काम करना इन कम टाइम के अंदर। आप 1 घंटे में 10 ऐसे टास्क करते हो जिनकी प्रायोरिटी लो है, एज कंपेयर टू उसी घंटे में एक हाई प्रायोरिटी टास्क करते हो, तो आप अच्छा टाइम मैनेज कर रहे हो। ये बहुत बेहतर टाइम मैनेजमेंट है एज कंपेयर टू कि आपने बहुत सारे काम कर लिए। तो बाज लोग ऐसे डेड सर्कल में चले जाते हैं कि वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टास्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट जनरेट नहीं हो रहा होता। कंपनी लेवल पे वो शाइन नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि नीचे प्रायोरिटी सेट नहीं करते। मैं विद एग्जांपल करूंगा, प्रायोरिटी सेट करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक काम आया, आपके एक प्रोजेक्ट का टास्क एलोकेट हुआ कि ये प्रोजेक्ट करना है, और हमारे साथ तो अब मैं पास में जाके एग्जांपल लूंगा। आपने उस प्रोजेक्ट को क्या किया,
स्पेसिफिकेशन देखी, उसको तोड़ा, टाइमलाइन उसकी बनाई, उसको टाइम असाइन किया और एग्जीक्यूशन में डाल दिया। अब आपने ये नहीं देखा कि ये जो मैं काम करने लगा हूं, जो मैंने काम शाम पे रखा है, जो टास्क मैं शाम को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, एक्चुअली उस टास्क की वजह से 4 और लोग ब्लॉक हो जाएंगे। तो जिस टास्क की वजह से 4 और लोगों का काम रुका है, मुझे उस टास्क को हाई प्रायोरिटी पे लाना है, ताकि मैं इसको पहले 2 घंटे में करके 6 घंटे 4 और लोगों को भी एक्टिवेट कर लूं, और फिर मैं वो काम करूं जो मेरी बकेट में है। तो जब 8 घंटे गुजरेंगे तो 5 लोगों का काम हो चुका होगा, अदरवाइज एक बंदे का काम होगा। व्हाट वी रियली डू, कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है या लाइफ में हम गोल सेट करते हैं, हमें ये पता होता है हमने क्या करना है, हमें ये पता होता है कि हमने ये कब करना है, पर मोस्टली हम उस सारे गोल को एट ए टाइम इन्विजन नहीं करते कि इसमें से जरूरी कंपोनेंट कौन सा है और ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो डेलीगेट किए जा सकते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट आता है, टास्क आता है, पहले उन कंपोनेंट पे काम करें जो हाई प्रायोरिटी हैं और डेलीगेट किए जा सकते हैं। हमने अपना अभी प्रोडक्ट जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसको मैं इसलिए प्रायोरिटी सेट करता हूं कि यार ये वाले कंपोनेंट यहां हमने अचीव करने हैं, क्योंकि इन्हीं को आगे रीयूज करना है। बट फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन आप उस मॉड्यूल पे ज्यादा टाइम दे रहे हो या कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो जिसका ताल्लुक अगले माइलस्टोन के साथ नहीं है, तो प्रोडक्टिव तो आप फिर भी हो, लेकिन क्या नुकसान होगा? उसका इंपैक्ट नहीं होगा। अब क्या हुआ? आपका टाइम लग गया, आप प्रोडक्टिव गए, आपने अपने 8 घंटे यूटिलाइज किए, आपने मेहनत की, उसकी आउटपुट नहीं आई, आउटपुट ना आने पे प्रॉफिट हिट हुआ, प्रॉफिट हिट होने पे इंपैक्ट जनरेट हुआ, और वो इंपैक्ट उस साथ वाले बंदे पे भी गया जिसकी एक्चुअली प्रायोरिटी ठीक थी। यहां हम आते हैं टीम वर्क पे। द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी प्रायोरिटाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट में डेलीगेशन हम असेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसे लोग इंपैक्ट होते हैं टीम में जो एक्चुअली सही कर रहे होते हैं। तो अब सही करने के बाद जो लोगों को पे इफेक्ट आ रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट में? अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे टीम बिल्डिंग और टीम डेवलपमेंट की तरफ मैं जा रहा हूं, क्योंकि इसको मैं स्प्रेड करूंगा इसमें। टीम बिल्डिंग के टॉपिक से, 8 लोगों की टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक सीटीओ है, या उस टीम का कोई भी लीडर है, वो ये बताता है कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करके इसको देना है, ये करके इसको देना है। ये हो गई टीम की हायरार्की। पता है प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम यहां पे आता है जब एक रूम के अंदर 6 लोग बैठे काम कर रहे हैं और उनमें से एक बंदा डीरेल हो गया है, या हाई प्रायोरिटी काम नहीं कर रहा, या स्लो काम कर रहा है। बाकी 5 वेट कर रहे हैं कि इसको प्रोजेक्ट मैनेजर आके गाइड करेगा, इसको सीटीओ आके गाइड करेगा, इसको सीईओ गाइड करेगा। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर एज ए टीम टू टेल हिम, देख भाई ये वाला काम मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है, तू ये करेगा तो मैं ये कर लूंगा, प्रोजेक्ट ऐसे हो जाएगा तो काम ऐसे डिलीवर हो जाएगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, जस्ट टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट अ बिट एज ए टीम, बिकॉज वी आर ए टीम। एज ए टीम, आप सुबह आते हो, आपके किसी जूनियर के पास एक माइलस्टोन था, एक टास्क था, वो नहीं हुआ, और जो क्लाइंट को वो काम जाना था वो आज नहीं जा पाएगा। अगर वो काम ना हुआ, वो शाम को काम उस तरीके से नहीं कर रहा और वो जा रहा है, आप उसे कहते हो एज ए टीम लीड, एज ए टीम मेंबर, यार ये काम कर दे यार, ये काम ना किया तो यार वो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा यार, सीटीओ बोलेगा यार, सीईओ बोलेगा यार, कर दे यार, ये काम फंसा हुआ यार, कर दे, वरना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज वन पर्सपेक्टिव कि हम अपने टीम मेंबर को वो काम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं एक तरफ टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं और एक तरफ मैं प्रायोरिटाइजेशन की बात, दोनों को एक स्टोरी में डाल के कर रहा हूं। अब इसी बात को कम्युनिकेट करने का दूसरा पर्सपेक्टिव, इसी बात को कम्युनिकेट करने का दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, जो कंपनी तो क्या नेशन भी बदल सकता है। देख भाई, यार देख, यार सर पहले ही वो कर रहे हैं, कंपनी में चैलेंजिंग सिचुएशन में है यार, ये प्रोजेक्ट करेंगे तो यार ओवरऑल क्लाइंट्स यार नाराज हो जाएगा, इतना बड़ा क्लाइंट है यार, अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है हम सबको, यार नुकसान हो जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा, यार हम ही कर लेते हैं, तू बता मुझसे क्या चाहिए तुझे?
फिर भी आप उसको इन्फोर्स ही कर रहे हैं, फिर भी आप उसको वो काम करने को कह रहे हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव बदल गए। एक पर्सपेक्टिव में आप एज ए टीम सोच रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव में आप एज ए बॉस जाके उसको कह रहे हैं, या एज ए थर्ड पर्सन उसे कह रहे हैं कि काम क्यों नहीं हुआ, इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसको कर दो। हमारी इंटर टीम कम्युनिकेशन के अंदर जो एक चीज मिसिंग है वो है ऑनरशिप। सो टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटाइजेशन के जो की फैक्टर थे वो है सेटिंग राइट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटाइजिंग द टास्क जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट आके सुबह बनाना, उसके हिसाब से काम करना, अपने आवर्स को प्रॉपरली गेज करना। जब हम आवर्स ट्रैकिंग करते हैं उसका मतलब मॉनिटरिंग नहीं, उसका मतलब है कि सेल्फ रियलाइजेशन होता है। मैं अगर किसी से पूछूं कि यार आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना आइडल टाइम ट्रैक करते हैं कि यार आज दिन में इतने घंटे इतने मिनट मैंने कुछ नहीं किया, तो आपको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि हम ट्रैक नहीं कर रहे। मीटिंग्स से हम ट्रैक नहीं करते। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं कर सकते तो लिखें, ताकि आपको टाइम का अंदाजा हो। और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप थोड़ा दूसरा गोल जो था हमारा, दूसरा पॉइंट क्या था टाइम मैनेज सेल्फ मैनेजमेंट का दूसरा कंपोनेंट बताएं जरा मुझे। ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। जब आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं, इसके लिए आपको चाहिए थी ऑनरशिप। और ऑनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर उसके साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या मतलब अकाउंटेबिलिटी का? अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, ये नहीं होता कि हम आपसे आके पूछे, या कोई लीडर या बॉस या कोई क्लाइंट आपसे आके पूछे, हाँ जी अपडेट किथे है, काम कितना हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, आप लेट क्यों आए हो, आप छुट्टियां क्यों करते हो, आप ब्रेक टाइम के बाद ऑफिस में टाइम पे क्यों नहीं आते, आप जल्दी क्यों चले जाते हो। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये मैनेजमेंट है। अकाउंटेबिलिटी इज दिस, कि आपने आज जाके एक ऑनरशिप ली, कि मुझे कहा कि यार एक प्रोजेक्ट है जिसकी आज डेडलाइन है, जाना है सर, आज ये प्रोजेक्ट जाना है। वो किसी वजह से प्रोजेक्ट नहीं जा सकता, आप अपने आप को कितनी मलामत करते हैं, कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कितना आप अपने आप को कहते हैं कि ओ यार शिट, मुझे ये करना चाहिए था, आई कुडंट डू इट यार, आई हैव टू इंप्रूव, वेयर आई, मैंने क्या गलती की, मैंने कहाँ मिसमैनेज किया इसको, क्या इश्यूज हुए। ये तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे आ जाएगा, यार मेरा काम था, मैंने करना था। दिस इज अकाउंटेबिलिटी जो ओनरशिप के साथ आती है। हमें एहसास होता है कि यार अच्छा क्लाइंट शरीफ आदमी था, उसने कुछ नहीं कहा, पर मारी तो हमने ना भोंगी है, यार ये हो जाना चाहिए था, यार ये नहीं हुआ। ये जब अंदर से अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप आती है, आपका इंपैक्ट बनना शुरू होता है। उस इंपैक्ट से एज टीम, टीम एज होल ऊपर जाती है, ऊपर से आपको उसका रेवेन्यू प्रॉफिट आता है जो फिर नीचे तक जाता है। स्कैटर्ड होके हम काम नहीं कर सकते। ऑनरशिप इज दिस, कि एक प्रोजेक्ट किसी को एलोकेट किया गया, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 10 इंस्ट्रक्शंस दी गई, 1 2 3 4 5 6, ये आपने काम करना है, ये आपका स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, ये आपने पोस्ट डिजाइन करनी है, ये आपका कंटेंट है, ये आपने बंदे हायर करने हैं, ये उनकी जेडी है। दे दिया, हो गया। पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि यार जो प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिकेशन आपको हमने दी हो, उन स्पेसिफिकेशन के बारे में हमसे कोई गलती ना हुई हो। हम इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे मोस्टली इंजीनियर्स बैठे हैं, या क्रिएटर्स बैठे हैं, या क्रिएटिव लोग बैठे हैं। हमारा पहला काम ही यही होता है कि हम स्पेसिफिकेशन को समझें और कहें कि यार नाउ दिस इज माय टास्क, दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज माय थिंग। यार इसके अंदर ये कमी आ रही है, मुझे लग रहा है कि सर इरफान को समझ नहीं आई। आई विल गो एंड आस्क कि सर ये क्यों नहीं हो रहा, ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए, ये यहाँ लॉन्च होना है तो ये होना चाहिए सर। मैं एक बंदा अंदर आता है कमरे में, वो कहता है कि सर आई वांट टू शेयर समथिंग। मैंने क्या, आई वांट टू से समथिंग। मैंने क्या हुआ? कहता वो सर कल 2 3 डेडलाइन आपने सेट की थी, तो मैंने उसको इंटरप्ट किया। मैंने कहा नहीं मीट हुई। नहीं नहीं सर वो होगी, वो मैंने कल जाते हुए कर दी थी। तो मैंने कहा परेशान क्यों है? कहता सर वो डेडलाइन तो मैंने मीट कर ली, लेकिन प्रोडक्ट फिर भी नहीं जा पाएगा सर, XYZ की तरफ से काम पेंडिंग है और बंदा सीट पे नहीं है। आई एम अनेबल टू एक्सेस दैट पर्सन। नो, दिस इज ओनरशिप, दिस इज ओनरशिप। अब इसका एक लो लो प्रोडक्टिव वेरिएंट पता क्या है, जो आपकी एफर्ट को वेस्ट कर देता है? अपना काम किया, हाथ झाड़ा और साइड पे होकर बैठ गए।
ये नहीं सोचा कि मेरा काम जिस मेजर चंक के अंदर लगना है और जो हमने लॉन्च करना है, क्या वो सही जा रहा है? ओनरशिप इज ऑलवेज टीम को अपने साथ लेके चलना। ओनरशिप इज ऑलवेज अपने काम के साथ जो डिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में प्लान करना, अबव एंड बियॉन्ड जाके सोचना, ख्याल रखना। ओनरशिप इज दिस। अब ये जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, दिस ओनरशिप इज डायरेक्टली बिटवीन यू एंड अल्लाह। आई से दैट दिस इज बिटवीन यू एंड अल्लाह, इसके दरमियान कोई नहीं आएगा। एंड दैट इज, क्या आपको ने एक काम देखा, आपने कहा कि यार ये जो काम है मैंने आज 6 बजे से कंप्लीट करना है, और 3 बजे आपको पता चला कि यार बार बार बग्स आ रहे हैं, काम सही नहीं हो रहा, क्वालिटी सही नहीं निकल रही, डिजाइन सही नहीं निकल रहा, या फंक्शनैलिटी सही नहीं बैठ रही। 6 बज गए हैं, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, मैंने तो ऑफिस के टाइम तक काम करना था, अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं इस काम का, अब मैं इसको कल करूंगा। मैं ये क्यों बोला कि इट्स अ सुपर डुपर लेवल ऑफ ओनरशिप, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार अगर ये काम 6 बजे नहीं हुआ, क्या ये काम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से 6 बजे नहीं हुआ, या मेरे लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से नहीं हुआ, या मेरी शॉर्ट कमिंग की वजह से नहीं हुआ, या मैंने गलत लाइब्रेरी पिक कर ली इस वजह से नहीं हुआ, या मैंने गलत अप्रोच ले ली इस वजह से नहीं हुआ? अगर आपने आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस या आपकी रॉन्ग चॉइस या मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ, देन गो बियॉन्ड द लाइन। क्योंकि उस वक्त वो आपका फर्ज बन जाता है कि यार अच्छा, अगर आपने जो शॉर्ट कमिंग की उसको आप ही कवर कर लें, और ये हमेशा आपके और अल्लाह के बीच में रहेगा, क्योंकि कोई जज नहीं कर सकता इसको, कोई नहीं आएगा जज करने के लिए। आई हैव सीन पीपल हेयर हेयर बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वाई से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड, जिनको जो बैठे काम कर रहे थे उनको ये पता होता है यार ये डिलीवर मैंने ही करना है, कमिट मैंने ही किया था, और ये जो इशू आ रहा है वो मेरी वजह से आ रहा है, तो ये मैस भी मैंने ही क्लीन करना है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार बाकी टीम बैठी रहे, क्योंकि 7 बज गए, 7 बज के 1 मिनट में मैंने काम नहीं करना, तो आई विल कम बैक टुमारो ऑन इट। यू विल एंड अप जस्ट अ रिसोर्स, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए टाइम के साथ प्रायोरिटाइजेशन, ऑनरशिप के साथ अकाउंटेबिलिटी चलती है, और दोनों जिस ऑनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं वो आपके अंदर आपके लिए होती है, आपकी तरफ से होती है। थर्ड थर्ड फैक्टर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या था, याद था किसी को? कंटिन्यूअस लर्निंग एंड, पेयर बोला था, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। यार कंटिन्यूअस लर्निंग होगी तो ग्रोथ तो होगी। कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में मुझे आज एक बात कहनी पड़ रही है कि हर इल्म, हर लर्निंग, जरूरी नहीं है कि आपका इल्म भी हो और आपकी लर्निंग भी हो। आई रिपीट, अगर इस टाइम आपको एक सर्जरी की बुक दी जाए तो वो आपके लिए लर्निंग होगी, वो आपके लिए इल्म होगा, जरूरी नहीं है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, मोस्टली लर्निंग के नाम पे हम एक्चुअली स्कैटर्ड हैं, शैटर्ड स्कैटर्ड हैं, डिरेल्ड हैं, और हमें नहीं पता कि लर्निंग एक्चुअली हमने कौन सी करनी। हम लर्न तो कर रहे हैं बट हमें राइट लर्निंग हमारे करियर में नहीं पता जो हमें कॉम्प्लीमेंट करे, सही टाइम पे सही लर्निंग। और बहुत से ऐसे मैं एग्जांपल देखता हूं, मैंने कहा ना जिस सीट में मैं पिछले कई सालों से बैठा हुआ हूं, आप एक सिस्टम में देखते हैं बहुत से लोगों को देखते हैं, देयर आर मेनी पीपल जो एक कंपनी में एंटर होते हैं, जनरल बात कर रहा हूं लोगों के, थ्रू द वर्ल्ड, वो कंपनीज में एंटर होके एक डेस्क पे लैंड करते हैं, फिर होम टू डेस्क वो 3-4 साल गुजारते हैं, और उस डेस्क से निकल के एग्जिट लेके किसी और कंपनी के किसी और डेस्क पे जाके बैठ जाते हैं। ये होता है उनका एक्सपीरियंस, घर से डेस्क, डेस्क से घर। लर्निंग उस डेस्क के अंदर जब आप लर्निंग कर रहे हैं, एक टनल के अंदर लर्निंग कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो इंपैक्टफुल लर्निंग होगी। लर्निंग को आज मैं डिफाइन कर देता हूं मेरे पर्सपेक्टिव से है, अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो तो प्लीज, क्योंकि ये एक बुकिश बात नहीं करने जा रहा जो मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज लर्निंग। आप एक अच्छे पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो, एक अच्छा पाइथन का कोर्स लेके, डिग्री लेके एक अच्छा पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हो,
You can call it a learning, but I will not call a learning. That depends on your goal. Learning is a set of characteristics जिनको आप बैलेंस्ड वे में ग्रूम करते हैं, वो है लर्निंग। अगर आप एक गुड अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने प्रायोरिटाइज करके अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, टीम बिल्डिंग पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, उस टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसीज पे काम किया। यहाँ पे एक बैकएंड का बंदा हाथ रख के बैठा होता है कि भाई मेरी बस हो गई, क्योंकि फ्रंट एंड का बंदा अवेलेबल नहीं है, लगाने 2 बटन ही होते हैं। कनेक्टेड लर्निंग है। अगर आप एज ए बैलेंस्ड अपने अपने गोल को आइडेंटिफाई करते हो, उस गोल को अचीव करने के लिए जो पिलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, और उन सारे पिलर्स को एक साइड से पूरा उठाते हो, तो वो जो लर्निंग हो रही है वो आप कह लें कि ये इल्म नाफे है, ये लर्निंग हो रही है आपकी। अब आपका इंपैक्ट जनरेट होगा। ये है ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ। आप बेहतरीन पाइथन बन जाते हैं, एमएल इंजीनियर बन जाते हैं, एआई इंजीनियर बन जाते हैं, और हम आपसे कहते हैं या कोई बंदा आपसे कहता है कि क्लाइंट को जाके ये बता दो कि ये जो तुमने 6 महीने में बनाया है ये कैसे बनाया है, और वो आप नहीं बता पाते, हाउ यू कॉल इट अ लर्निंग? आपको किसी कोने में प्रॉब्लम आया, आपने देखा कि कंपनी में ये चीज बेहतर होनी चाहिए, और वो आप सीईओ को, जहां पे एक फ्रेंडली कल्चर हो, दरवाजा खोल के आके एक सोफिस्टिकेटेड पोलाइट नाइस मैनर में कन्वर्सेशन ओपन करके, आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए बगैर, नेगेटिविटी क्रिएट किए बगैर, अपना एक डिसएग्रीमेंट कम्युनिकेट करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो यू आर ए विक्टिम जो कहीं ना कहीं पिसता रहेगा, क्योंकि आपके अंदर तो वो सलाहियत नहीं है कि आप अपना पॉइंट बता दें किसी को। हो सकता है कि आपका पॉइंट सुना जाए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर नहीं सुना चाहता तो कम से कम आपकी हेजिटेशन दूर होगी, तो यार मैंने ये पॉइंट लॉजिकली कम्युनिकेट कर दिया था। ऑलवेज व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू वांट टू बी, हु यू वांट टू बी, टॉक। लेकिन आर्ट क्या है? आर्ट ये है कि यार अगले बंदे को आपने नेगेटिविटी में नहीं डालना। हर चीज को कम्युनिकेट करने के तरीके हैं, हर चीज को कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां बैठे हैं, शायद इस हॉल में ज्यादा ठंड हो, शायद आपको इस वक्त बैठने में मसला हो रहा हो, और एक बंदा कहता है कि सर अभी आपने हमें कहा था कि हम डिसएग्रीमेंट करें, तो सर जी ये क्या क्या किया आपने यार, ये कोई हाल तो सही तरीके से प्रिपेयर करवा लेते, वहां इतनी ठंड दी है, मैं आपने खड़ा करके बिठा दिया, सीट मेरी कंफर्टेबल नहीं थी, मजा नहीं आया सर। दैट्स अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन, यू आर कमिंग इनटू माय रूम एंड टेलिंग मी सर आज का सेशन बड़ा कमाल का था, हमने ये इनिशिएटिव लिया, ठीक है, हमने सारा कुछ प्रिपेयर किया, ये वाकई बहुत प्रोडक्टिव है, अच्छा इसको ना थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं हम, बड़ा ज्यादा मजा आएगा। हम ना अगर यूं कर लेना तो हाल इंप्रूव हो जाएगा। आप सीधा ही एक नेगेटिव से ओनरशिप की तरफ चले गए, एंड यू हैव क्रिएटेड एन इंपैक्ट इन माय ब्रेन, यार ये बंदा बहुत कमाल का है, यार ये बंदा हमारे साथ जुड़ा हो। आए हैं ऐसे लोग मेरे पास, यहां बैठे हुए आते हैं, और उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना मसल्स और कद दोनों बड़े हो गए, आई एम स्ट्रोंगर देन एवर। उस बंदे के एंटर होने से पहले और उसके जाने के बाद आई फील स्ट्रोंगर। दैट्स द इंपैक्ट दे पीपल जनरेट, जो आके आपको इतने पोलाइटली कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि यू नोबडी इज परफेक्ट। द लास्ट पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस। स्टेबिलिटी इंटेलिजेंस के बाद आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद आती है। और जिस बंदे की इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है, आई कैन सेफली से दैट टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती, सेल्फ मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती, पैचेस में आप चले जाएंगे। लाइफ इज अ रेस, क्योंकि आपकी लर्निंग का डायरेक्ट ताल्लुक आपके मूड से है, और आपके मूड का डायरेक्ट ताल्लुक आपके इमोशन से है, और इमोशन का डायरेक्ट ताल्लुक इमोशनल इंटेलिजेंस से है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रेशर हैंडलिंग, बिकॉज what you communicate, how you communicate,
is directly connected what is going on in here. आप एक क्रिएटिव चीज 2 घंटे में सीखते हैं या 4 घंटे में सीखते हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन आज तक स्टार्ट ही नहीं कर पाए। लंबी लिस्ट है कुछ करने की, कुछ बनने की, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। और इमीडिएट ब्लॉक जो नजर आता है वो लगता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तब हार्ड हो जाती है जब आपके इमोशनल इंटेलिजेंस शार्प नहीं है। आप किसी से लड़के आए बैठे, 2 घंटे उस लड़ाई के बारे में सोचेंगे, उसमें से 15 मिनट निकाल के अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर एक क्रिएटिव आइडिया समझा नहीं जाएगा। Am I right or wrong? क्योंकि 2 घंटे आपको कोई बात बुरी लगी है, आप वॉशरूम में गए, किसी ने दरवाजा थोड़ी देर नहीं खोला, आपको गुस्सा आ गया, आप वापस आके अपनी सीट पे बैठ के और आपने 15-20 मिनट कंपनी को कुछ सुनाया कि इनके वॉशरूम का, मैं 2-3 मिनट बंदे को सुनाया, पता नहीं ये क्या खाता है यार, अंदर बैठा है, बाहर ही नहीं आ रहा। और उस दौरान आप ये भूल गए कि यार 3 बजे मेरी डेडलाइन थी, उसके लिए मैंने कुछ करना था। क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। 2 तरीके से प्रेशर आता है, 2 तरीके से स्ट्रेस, एक्सटर्नल, इंटरनल। बेहतरीन तरीका जो है आपका स्ट्रेस से बचने का, प्रेशर से बचने का, कि एक्सटर्नल प्रेशर स्ट्रेस आने से पहले आप इंटरनल प्रेशर एंड स्ट्रेस क्रिएट करें, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जाके लगेगा ओनरशिप के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने जरा स्ट्रेस लिया कि यार वेंसडे को यार ये काम जाना है, थर्सडे को ये काम जाना है यार, और आपने उस प्रेशर को, उस जो ओनरशिप ली, उससे थोड़ा स्ट्रेस लिया, उसमें आपने थोड़ा पुश किया और वो चीज़ अचीव कर ली। वेंसडे को, थर्सडे वाले दिन आप एक्सटर्नल प्रेशर और स्ट्रेस नहीं आएगी, आपको हो सकता है अप्रिसिएशन आएगा, यार आपने एक इम्पैक्ट जनरेट कर लिया और आप थोड़ा सा इंप्रूव हो गए, आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। जब आप इंटरनल स्ट्रेस एंड प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसको ले लेते हैं ऑनरशिप के थ्रू, इररेलेवेंट नहीं, खाम खा का प्रेशर नहीं, खाम खा की स्ट्रेस नहीं, तो आप एक्चुअली अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें। उसके बाद जब स्ट्रेस आती है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, you're stressed, there is a pressure, learn how to communicate it nicely with a right person. यूजुअली लोग क्या करते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा, there is a pressure, there is a stress, we'll go out, we'll find someone who is already pressure and stressed, 2 प्रेशर एंड स्ट्रेस्ड लोग खड़े होके प्रेशर एंड स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। how it's going to happen? वो आएंगे, बस वहां पे बात कर, उनकी प्रेशर एंड स्ट्रेस नीचे पड़ी होती सारी, इतने सिगरेट के टुकड़े पड़े होते, और बाद में जाके पता चलता है कितनी थी प्रेशर एंड स्ट्रेस, 1 2 3 4 या मल्टीपल फैक्टर, दिस इज लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। क्योंकि 2 प्रेशर एंड स्ट्रेस लोग मिलके प्रेशर एंड स्ट्रेस रिलीज कर रहे थे, वो प्रेशर एंड स्ट्रेस नहीं था। ऐसी सिचुएशन में एक चीज को सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो है ईगो। क्योंकि आप वो जो आप सुनना चाहते हैं, अगला बंदा आपको वही सुना रहा है, क्योंकि वो भी स्ट्रेस्ड एंड प्रेशर्ड है, जिससे आपका डोपामिन रिलीज होता है और आपको लगते हैं वाह ये तो मसीहा है। टेक्निकली उस वक्त वो दोनों कुएं के मेंढक होते हैं। द बेस्ट वे इज टू गो टू समवन, अ राइट पर्सन, कम्युनिकेटेड इन अ राइट मैनर। नहीं समझ आई, चेंज योर वर्ड, चेंज योर मैथडोलॉजी, चेंज योर एनालॉजीज, गो बैक अगेन एंड टॉक अगेन। ट्रस्ट मी, बहुत फायदा होगा, स्ट्रेस रिलीज होगी। अक्सर स्ट्रेस आने की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्ट्रेस आई, एक बच्चा आया, उसने एक काम नहीं किया, डिलीवरी नहीं दी, ऑफिस भी आने से पहले नहीं बताया, लेट आने से पहले भी नहीं बताया, काम भी सारा उस पर डिपेंडेंट है, और वो बंदा भी डीरेल हुआ है, फोकस नहीं कर पा रहा। नाउ व्हाट आई कैन डू इज स्ट्रेस, यार ये काम नहीं होगा, क्लाइंट चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये बंदा क्या कर रहा है, और मुझे बंदे पे गुस्सा आ रहा है। यू नो, स्ट्रेस एंड एंगर मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं। मैं एक्चुअली एक और मैनेजर को बुलाता हूं
जो पहले इस तरह की मुसीबत झेल रहा है, वो मैं उसे कहता हूं मेरा बंदा ऐसा, वो मुझे कहता है मेरा बंदा ऐसा, एंड देयर इज अनदर वे। मैं उस बंदे को बुलाता हूं, कहते यार ये हो रहा है, मुझे बता क्या मसला है। वो बंदा मुझे कहता है सर वो जो काम था वो तो मैंने कल ही कर दिया था, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, मेरी फैमिली में कोई इशू था सर, मैं आपको बता नहीं सका, एक्चुअली ऐसा 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 हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ, डोंट वरी, और कोई बात नहीं है, ये रीज़न है, ये काम है, मैंने यहाँ नहीं किया तो मैंने फैसला किया मैं इसको वीकेंड पे देख लूँगा, मुझे कुछ तो बताएगा ना। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या डिसीजन सही था, उस बंदे से बात करना लॉजिकली या अपने जैसे बंदे से बात करना? उस बंदे से बात करना। हम लोग स्ट्रेस लेते हैं सरफेस से देख के, ग्राउंड रियलिटी नहीं समझते, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, वो हम उनको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, हम प्रेशर और स्ट्रेस में आते हैं। कम्युनिकेशन बेहतरीन तरीका है उसको हैंडल करने का। नीचे से शुरू करें, इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, इससे आपका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, इससे ओनरशिप की सेंस भी जाएगी, इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए और कंपनी के लिए और जहां भी आप हैं उसके लिए बेहतर होंगी। That's how you manage stress. प्रेशर को आप साइंटिफिकली, लॉजिकली, एथिकली बहुत सारे तरीकों से मिलके हैंडल करते हैं। प्रेशर, टास्क असाइन हुआ, मैंने कहा यार अगर तो ये टास्क फ्राइडे को नहीं हुआ, या आपने अपने आप से कहा या किसी ने आपसे कहा कि फ्राइडे को नहीं हुआ तो रुल गए, तबाही हो गया, एंड ऑफ द वर्ल्ड, बर्बादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आ गया प्रेशर, नाउ आई विल कंक्लूड विद दिस एनालॉजी। प्रेशर तो आ गया, अब उस प्रेशर में काम करके, उस प्रेशर को मैक्सिमाइज करके जो काम होने की पॉसिबिलिटी है उसको भी बड़ा करके उड़ा दें, या एक काम करते हैं, ये देखते हैं 7 दिन का टास्क है और पहले ही दिन बैठ के ये देखते हैं, टास्क को डिवाइड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सवाल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, एस्टिमेशन निकालते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और देखते हैं क्या ये 6 दिन में हो सकता है, 6 दिन में होने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। अगर 6 दिन में प्रोबेबिलिटी उसकी 100% है या उसकी 90% है तो आप सर तो 90% निकली, 100% निकली तो आपको क्लैरिटी मिल गई। जब आपने उसको अच्छे तरीके से ड्राई रन कर लिया, डिवाइड कर लिया, टाइम मैनेज कर लिया, डेलीगेशन निकाल ली, जिसने जो काम करना है उनसे मीटिंग कर ली, क्लैरिटी आपको मिली, तो क्या उस क्लैरिटी ने आपका प्रेशर कम किया या अभी भी उतना ही प्रेशर है? 7 दिन बाद काम जाना है, 6 दिन बाद काम करने की क्लैरिटी आपको मिल गया, मुझे बताएं कि प्रेशर कम हुआ या नहीं। अब ऐसा हुआ दूसरा सिनेरियो कि वो 6 दिन की बजाय 14 दिन का निकला। अब आप सोच रहे हैं हाँ तो मैं कर रहा हूं, यह क्या की मुसीबत पै गई। अब हम पता क्या करते हैं, अब यहां पे हम करते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स। जो चेपी जहन में आएगी लगाने की कोशिश करेंगे, जो बंदा हाथ में आएगा उसको करेंगे, जो भी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाएंगे। ओ भाई, उस बंदे के पास वापस जाके उसको 7 दिन पहले बताओ कि सर ये मैंने लॉजिकल स्टेप्स लिए हैं, मैंने इस तरह से डिवीजन किए हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये 14 दिन लेगा। हमें ये नजर आया कि आपने ड्यू डिलिजेंस की, आपने कैलकुलेशन की, आपने टास्क को समझा और जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसके 14 दिन लेंगे। तो इसका मतलब है डिले आने से 7 दिन पहले मुझे पता है डिले आएगा, एंड यू आर गिविंग मी अ टाइम कि मैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैनेज कर लूं इन एडवांस विद लॉजिक, और मैं आपको कहूं चलो बेटा 14 दिन अब प्रेशर रिलीज हुआ। तो अगर मैं ये कहूं, नाराज ना होइएगा, कि जिंदगी के ज्यादातर प्रेशर और ज्यादातर स्ट्रेसेस हम पे हमारी वजह से हैं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जरूर होते हैं, नेशनल लेवल से लेके कंपनी लेवल तक, फैमिलीज में भी होते हैं, लेकिन परसेंटेज आपने डिफाइन करनी है कि कौन सी स्ट्रेस हमारी स्ट्रेस है, कौन सी स्ट्रेस एक्सटर्नल स्ट्रेस है। एक्सटर्नल स्ट्रेस इज दिस कि आपने लॉजिकली जाके किसी को बताया कि 7 दिन लगेंगे और ये मेरा होमवर्क है, और अगला बंदा कहता 14 दिन लगेंगे इस काम पे, ये मैंने होमवर्क किया है, और अगला दिन कहता है I don't care, I want it done in 7 days. Otherwise you will be fired. I want it done in 7 days यार।
नाउ आपकी गलती नहीं है, नाउ दिस इज़ अ प्रेशर। बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, घर चला रहे, तो हम नहीं, अगर हम फैमिली मैनेज नहीं कर रहे तो हमारे ऊपर कोई बंदा फैमिली मैनेज कर रहा है, हम उसको देखते हैं। जब भी फैमिली में कोई बड़ा डिसीजन होने जाता है, ठीक है, आपने अपना घर अपग्रेड करना है, आपने घर में अपने भाई की शादी करनी है, आपने फैमिली को हज पे भेजना है, उम्रे पे भेजना है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लॉट ख़रीदना है, घर को रिनोवेट करना है, कोई भी रूटीन के लेवल से आप बड़ा स्टेप लेते हो, चंद चीज़ें इनएविटेबल हो जाती हैं। और वो प्लीज़ समझिएगा, पहला ये कि ये समझना ज़रूरी है कि घर रेनोवेट होगा तो हमारा ही फ़ायदा। दूसरा, जितने भी घर के लोग हैं, एक बच्चा भी है ना जो अभी झूले में सोता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको वो कंफर्टेबल झूला ना मिले जब घर रेनोवेट हो रहा होगा। सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सबका रोल ऐड हो जाता है। कोई भी रेजिस्टेंस हो तो रेनोवेशन देर से हो जाती है। ये आती भी हमारी वजह से है, ये होती भी हमारे साथ है जब कंट्रीब्यूशन होता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होती हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, घर में एक बंदा आया हुआ है काम करने के लिए, आपके घर में रंग हो रहा है, पेंट हो रहा है, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। वो पेंट करने वाला आया हुआ, उसने कहा आपसे कि मैं 6 घंटे में इतने पैसे लूँगा और 6 घंटे में मैं जितना पेंट कर सकता मैं करूँगा। पर वो करता क्या है, वो 1 घंटा काम करके 1 घंटा चाय पीता है, फिर आधा घंटा काम करके 20 मिनट सिगरेट लगाता है, वो 20 मिनट 30 मिनट और काम करने के बाद लंच ब्रेक पे जाता है, और आप वहां खड़े देख रहे होते हो। आप कहें कि यार मेरा घर बन रहा है, रात दिन काम चल रहा है, सारी जमा पूंजी इसमें लग रही है, इस बंदे को एहसास ही नहीं है, इसने 6 घंटे बाद अपने पूरे पैसे डिमांड करने हैं, इसको टाइम यूटिलाइजेशन इसकी कहाँ है, सीरियसनेस कहाँ है इसकी, मुझे नहीं चाहिए ये बंदा। और ऑन द अदर हैंड, जब वो बंदा घर काम कर रहा है, घर का मालिक बाहर कंचे खेल रहा है, वो अवेलेबल नहीं है या वो फोकस नहीं कर रहा, तो फिर वो अकाउंटेबल होता है कि भाई पहला तुम्हारा काम है कि यू मेक श्योर दैट यू आर देयर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग प्रोडक्टिव, एंड देन उस बंदे को शायद एहसास ना हो, लेकिन अब यहां से एक फैसला होता है, वो बंदा चला जाता है 6 घंटे में 2-4 सिगरेट लगा के 4 कप चाय के पी के, वो क्या मैसेज छोड़ के गया? वो ये मैसेज छोड़ के गया कि मुझे एहसास नहीं है, मुझे कोई एहसास नहीं है। You hire someone else. You find someone else who can paint this wall. Because I don't care. At least what we all can do, at least to support that transition is that utilize your time to best extent, at least 100%, if not 110, if not 120, if not 130, if not 200%, 10%, 100%, at least that what we can do. At least, एक भरी हुई साफ पानी की बकेट के अंदर एक कतरा काली स्याही का डाल दिया जाए ना, एक कतरा, वो सारी बकेट काली हो जाती है। वो एक कतरा ये भी हो सकता है कि हम अपनी ब्रेक टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो एक कतरा ये भी हो सकता है कि हम सुबह के स्टार्ट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो एक कतरा ये भी हो सकता है कि हम क्या छोड़ के जाते हैं शाम को, क्या लेके जाते हैं, कब जाते हैं, वो एक कतरा ये भी हो सकता है कि हम प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हैं, वो एक कतरा ये भी हो सकता है कि हम ओनरशिप कितनी ले रहे हैं, वो एक कतरा ये भी हो सकता है हम कम्युनिकेट कितना कर रहे हैं, वो एक कतरा ये भी हो सकता है कि जिस शिप के अंदर मैं बैठा हूँ मुझे पता चला कि साथ वाले बंदे ने हल्का सा सुराख कर दिया और मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरा इस सुराख से पानी भरेगा 2 दिन में, मेरा स्टॉप है 4 घंटे में, मैं क्यों रोला डालूं, क्योंकि 4 घंटे बाद मैंने उतर जाना है इस शिप से, तो मैं क्यों कि ये पॉइंट आउट करूं कि यार यहाँ हल्का सा सुराख हुआ है शिप में, इसको रोको यार, इस पे हाथ रख लो। लेकिन अगर आप वहाँ पे बंद कर देते हैं, हाथ रखते हैं, शिप से उतरते हैं, चले जाते हैं और उस सुराख बंद होने की वजह से बहुत से लोग डूबने से बच जाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप सदका जारिया में कंट्रीब्यूट कर गए। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट।
सो द बैटल इज ऑन फ्रॉम बोथ एंड। नेक नियति के साथ ऑनरशिप लेके अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके मेहनत करके जब आप काम किसी कंपनी की खातिर भी अपेरेंटली कर रहे होते हैं तो इवेंचुअली आप अपने रिस्क में बरकत डाल के अपने स्किल्स को इंप्रूव करके अल्लाह से अपने लिए ज्यादा मांग रहे होते हैं। इवेंचुअली ये होता है। सो इसलिए ये सेशन था कि यार हमने एक साइड को देखना है, देन डोर्स आर ओपन, प्लीज कम टू मी।